तो एक और छोटा सा टॉपिक आपके बुक में से व्हाट इज़ जीन, ये पूछा गया है आपसे कि जीन क्या है। हमने जीन को समझना है क्योंकि जीन और डीएनए ये आपस में रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो आप ये कहेंगे सर आप जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं, मतलब कि जीन की इन्फॉर्मेशन, और फिर आपने दोबारा एक बात बताई अबाउट द डीएनए। तो सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है ऐसे ना। तो हम इस कंफ्यूजन को करते हैं यहाँ पे दूर। समझिएगा, देखें दुनिया में जितने भी जानदार होते हैं, मैं आपको बताता हूँ डीएनए, क्रोमोसोम और जीन्स में क्या फ़र्क है। मैं एक ही डायग्राम या एक ही लेक्चर में छोटा सा आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, और बाकी इनका खुद का एक चैप्टर है। आपको पता है क्रोमोसोम्स और डीएनए पूरा का पूरा चैप्टर है सेकेंड ईयर के अंदर, वहाँ पे ज़्यादा आपको बताया जाएगा। यहाँ पे आपको जो बताया जाएगा वो जस्ट ओनली उनके बारे में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन बताई जाएगी। सपोज ये एक ह्यूमन है, सही है, और हमें पता है दुनिया के अंदर जितने भी ह्यूमन होते हैं वो एक पर्टिकुलर एंटिटी से बने हैं। उस एंटिटी का नाम होता है सेल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो कौन सी चीज़ से बने, सेल से बने। तो ये हमारे पास हो गया सेल, ऐसे ही ना। सेल के पास एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिन्हें कहा जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बाहर निकालते हैं ऐसे। तो ये हो गया हमारे पास सेल। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियस, ऐसे ही ना। न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा ऐसे धागे मिलेंगे। आप देखेंगे ना नॉन डिवाइडिंग सेल को, तो आपको न्यूक्लियस के अंदर ऐसे धागे मिलेंगे। इन धागों को कहा जाता है क्रोमेटिन नेटवर्क। समझिएगा, ऐसे धागे मिलेंगे आपको पूरे न्यूक्लियस के अंदर, ऐसे फैले हुए धागे मिलेंगे, सही है। और ये जो धागे होते हैं इन्हें कहा जाता है क्रोमेटिन नेटवर्क। समझिएगा, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज दीज आर क्रोमेटिन नेटवर्क, सही है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस को गौर से देखेंगे तो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिन्हें आप कहेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क। इसी क्रोमेटिन नेटवर्क को अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे, जब सेल डिवाइड हो रहा होगा तो डिवाइड होते वक्त इसी क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, याद रखिएगा। इसी क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, ऐसे ऐसे आर्म्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये क्या है आगे बताता हूँ। दिस इज़ द क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। हर एक इंसान के अंदर डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, सॉरी हर एक जानदार के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर 46 मिलेंगे आपको, ऐसे है ना। तो ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं उन क्रोमोसोम्स के अंदर आपको मिलेगा डीएनए, याद रखिएगा। इस क्रोमोसोम के अंदर आपको क्या मिलेगा, यू विल फाइंड द डीएनए इन दिस क्रोमोसोम। डीएनए को बाहर निकालते हैं, डीएनए को बाहर निकालेंगे, जैसे बाहर निकालेंगे द डीएनए विल बी लाइक दिस, ऐसे है ना। ये आपको डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा। ये हो गया डीएनए। समझिएगा, दो स्ट्रैंड मैंने आपको ऑलरेडी बताई है डीएनए की, स्ट्रैंड 1 स्ट्रैंड 2। ये जो डीएनए के पर्टिकुलर पार्ट होते हैं, सपोज यहाँ से यहाँ तक जो एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा कहलाएगा जीन। सो दिस वन पार्ट विल बी टर्म्ड एज जीन। सपोज फिर बीच में कुछ भी नहीं है, ये एरिया जीन नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक बन गया जीन। तो कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो डीएनए होता है उसी डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट को कहा जाता है जीन। तो जीन क्या होता है, जीन डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ अ पर्टिकुलर सेगमेंट, इट इज़ अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स। और आपको पता है डीएनए किस चीज़ से बना होगा, कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बनता है, तो इसका मतलब जीन क्या है, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जो जीन होता है वो, और वो जो जीन होता है वो छोटा सा जो टुकड़ा है वो न्यूक्लियोटाइड से बना है, इसे कहा जाता है जीन, याद रखिएगा। तो एक और चीज़ और एक और कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताता हूँ कि जीन क्या है और वो कैसे काम करती है। जीन का मतलब होता है प्रोटीन, याद रखिएगा। डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट को जीन बोलेंगे, और जीन का मतलब होता है प्रोटीन। जैसी जीन होगी वैसा प्रोटीन बनेगा। क्या, जैसी जीन वैसा प्रोटीन बनेगा। सपोज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, देखें। सपोज ये एक बंदा है, सही है, ये दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में भाई है।
एक ये भाई है और एक इसका ये वाला भाई है, ठीक है। लेकिन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस लाजमी नज़र आएगा। ये दोनों भाई हैं, ठीक है, ये दोनों भाई के अंदर ये नोज़ को देख लें, आपको दोनों के नोज़ में फ़र्क नज़र आएगा। हैं ये दोनों भाई, लेकिन दोनों के जो नोज़ है ना उसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा। और नोज़ के साथ साथ आपको ये देखें, इसके बाल देख लें आप और इसके बाल देखें, आपको बालों में भी फ़र्क नज़र आएगा, आपको नोज़ में भी फ़र्क नज़र आएगा। इसका नोज़ देखें, मैंने ऐसे एक ही लकीर बनाई है, इसका नोज़ थोड़ा सा टिल्टेड बनाया है ऐसे। तो गौर से देखेंगे, पता है क्यों है ये दोनों में डिफरेंस क्यों है? हैं दोनों भाई, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो बंदा है, ये जो है, इसके पास इंफॉर्मेशन है एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, 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 साइटोसिन। और इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। गौर से देखेंगे, ये सपोज इसकी हो गई जीन और ये इसकी हो गई जीन, और मैंने आपको कहा जैसी जिसकी जीन होगी वैसा उसका क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो ये जैसी जीन होगी वैसा प्रोटीन बनेगा। इसकी जीन की इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, तो इसकी नाक की प्रोटीन, नाक बनाने वाली जो प्रोटीन है वो डिफरेंट बनी, इसकी बाल बनाने वाली प्रोटीन डिफरेंट बनी। इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीन की इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस डिफरेंट है, तो इसका नाक डिफरेंट बना और इसके बाल डिफरेंट बने। हैं तो दोनों भाई, लेकिन दोनों में फ़र्क क्योंकि फ़र्क क्यों है? क्योंकि दोनों की जेनेटिक इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। तो ये जीन्स क्या होती हैं? न्यूक्लियोटाइड के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि डीएनए के सेगमेंट्स को कहा जाता है जीन। ये देखिए, डीएनए का एक सेगमेंट हो गया, ये एक जीन हो गया, जीन 1, ये हो गया जीन 2, बीच में कोई स्पेस है, ये जीन नहीं है। तो कहने का मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बनते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, उनमें क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे। ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम है भाई? 46। और क्रोमोसोम्स को खोलेंगे तो आपको मिलेगा डीएनए, और डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट को कहा जाता है जीन। और जैसी जीन की इंफॉर्मेशन वैसा प्रोटीन बनेगा। जीन का मतलब ही होता है प्रोटीन, और जैसा प्रोटीन बनेगा वैसे उसकी बॉडी के अंदर कैरेक्टर आएंगे। इसीलिए एक भाई दूसरे भाई से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि दोनों की जेनेटिक इंफॉर्मेशन डिफरेंट होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यही जीन है जो हमारी क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। आगे मैं आपको बताऊंगा प्रोटीन कैसे बनता है, आरएनए और डीएनए का कॉन्सेप्ट। सही हो गया भाई? मैंने आपको बताया कि भाई हमारी जीन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वही हमारा प्रोटीन बनाती है। जैसी इन्फॉर्मेशन वैसा ही प्रोटीन बनेगा, ऐसे ही ना। तो इसीलिए इस टॉपिक को अगर हम पढ़ेंगे आगे तो उन्हें कहा जाता है जीन का एक्सप्रेशन। याद रखिएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हम पढ़ेंगे? जीन का एक्सप्रेशन। भाई जीन क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है ना। वो जो प्रोटीन बनाती है ना उसे एक्सप्रेस करते हैं ना। जैसी जीन होगी वैसा प्रोटीन बनेगा। तो इस टॉपिक को नाम दिया जाता है जीन का एक्सप्रेशन। सिंपल वर्ड में आप कहेंगे इट इज़ जीन। सिंपल वर्ड में कहा जाता है जीन का एक्सप्रेशन, मतलब है जीन की मदद से प्रोटीन का बनना। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखिएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई जो हमारा न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा हमारा डीएनए। डीएनए कभी भी बाहर नहीं जाता, लेकिन हमारी प्रोटीन तो साइटोप्लाज्म में बनती है। ऐसे ना आप कहेंगे सर प्रोटीन तो साइटोप्लाज्म में बनती है, मतलब कि प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनती है तो इसका मतलब डीएनए खुद बाहर नहीं जाता। तो डीएनए किसको भेजता है? डीएनए भेजता है आरएनए को। ऐसे ही ना, आरएनए की कॉपी बनाता है और वो आरएनए जाता है, आरएनए बना के क्या, आरएनए जाता है प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो जीन हमारे डीएनए के पार्ट को कहा जाता है ना। तो वो जीन का जो कॉपी बनता है उसे आरएनए कहा जाता है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। डीएनए के अंदर हमारा जीन होता है और जीन की जो कॉपी बनती है वो आरएनए कहलाती है। और वही आरएनए जाके क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। और कहाँ पे बनाएगी प्रोटीन? साइटोप्लाज्म में। और वहाँ पे जो ओरिजिनल प्रोटीन बनाता है उसे प्रोटीन फैक्ट्रीज, राइबोसोम्स कहा जाता है। मैंने आपको बताया ना ये कॉन्सेप्ट। तो अभी यहाँ पे समझना क्या है कि भाई डीएनए और आरएनए में फ़र्क क्या है, ये समझना है आपने कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जो डीएनए होता है वो हमेशा आपको मिलेगा डबल हेलिक्स। याद रखिएगा, मोस्टली नहीं बल्कि हमेशा डबल हेलिक्स मिलेगा। और ये आपको मिलेगा सिंगल स्ट्रैंड, लेकिन कभी कभार ये डबल स्ट्रैंड बन जाता है, लेकिन हमेशा ये सिंगल स्ट्रैंडेड मिलेगा आरएनए। एक फ़र्क ये हो गया। दूसरा आपको पता है डीएनए के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ये 4 न्यूक्लियोटाइड आपको मिलेंगे उसके डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर। ऐसे ही ना, ये 4 न्यूक्लियोटाइड हमेशा आपको मिलेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर। और अगर आप देखेंगे आरएनए को, तो आरएनए में आपको क्या मिलेंगे? आपको मिलेगा एडेनिन,
थायमिन की जगह पे आपके यहाँ पे आरएनए में क्या मौजूद होगा, यूरेसिल मौजूद होगा, और बाकी गुआनिन और साइटोसिन सेम होंगे। तो आपने क्या समझना है कि भाई सिर्फ फ़र्क यहाँ पे ये आता है कि डीएनए के अंदर थायमिन होता है और आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है। इसके अलावा जो डीएनए होता है उसके अंदर जो शुगर पाई जाती है पेंटोज शुगर, वो होती है C5H10O4, ठीक है। ये पेंटोज शुगर होती है। इस पेंटोज शुगर का नाम क्या है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर, ऐसे ना। लेकिन वही अगर आप आरएनए के अंदर देखेंगे तो आपके पास हो गए C5H10 और O5, ये कौन सी शुगर हो गई भाई, दिस इज द राइबोज शुगर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये इनके बीच में आपको फ़र्क नज़र आएगा। डीएनए का कोई भी अगर आप ऐसे देखें, डीएनए की शुगर को अगर आप देखेंगे ना, तो शुगर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे 5 कार्बन वाली ये शुगर होगी, लेकिन कार्बन नंबर 1 पे आपको डीएनए में जस्ट H मिलेगा, OH नहीं मिलेगा, ऐसे ना। कार्बन नंबर 2 पे सॉरी। और ऐसे ही अगर आप राइबोज शुगर को देखेंगे, उसकी रिंग स्ट्रक्चर को, तो कार्बन नंबर 5 हो गया ये, कार्बन नंबर 1, और कार्बन नंबर 2 पे OH मिलेगा आपको। अगर OH मिल रहा है कार्बन नंबर 2 पे, तो मतलब कि एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ये देखिए O5 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है तो O4 लिख रहे हैं। तो ये डीएनए और आरएनए के बीच में कुछ फ़र्क हैं जो कि आपने याद रखने हैं। एक और फ़र्क याद रखना, जो डीएनए होता है उसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन आरएनए के 3 एग्जाम्पल है जो कि हमने समझने हैं। उन 3 एग्जाम्पल में एक हमारे पास होता है, दैट इज़ द मैसेंजर आरएनए। भाई ये मैसेंजर आरएनए क्या है, ये हमने समझना है, क्लियर हो गया। और दूसरा हमने समझना है ट्रांसफ़र आरएनए, ये क्या होता है और कहाँ पे आपको मिलेगा ये। और तीसरा आपको समझना है दैट इज़ द राइबोसोमल आरएनए। ये 3 टाइप के आरएनए के टाइप्स होते हैं, डीएनए का कोई टाइप नहीं होता। ये तीनों टाइप आपने समझने हैं। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क है। डीएनए बाहर नहीं निकलता, वो न्यूक्लियस में होता है, वो आरएनए को बाहर भेजता है अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए राइबोसोम्स के ऊपर, ऐसे ना। ये सारी चीज़ें कहलाती है जीन एक्सप्रेशन, ये आपस में मिलकर काम करते हैं। डीएनए हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग होता है और आरएनए हमारे प्रोटीन्स बनाता है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अभी देखें यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। सपोज ये जो है हमारा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझे इसको। हमारा जो न्यूक्लियस है, ये सपोज हमारा सेल है। सपोज मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक कॉन्सेप्शनल चीज़ समझा रहा हूँ। ये है हमारा न्यूक्लियस, सेल है सपोज। सो दिस इज़ आवर सेल, और आपको पता है सेल के बीच में आपको क्या मिलेगा, सेल के बीच में आपको मिलेगा न्यूक्लियस। ये क्या है हमारा, ये हमारा न्यूक्लियस है, सही है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन होगा भाई, न्यूक्लियस के अंदर होगा हमारा डीएनए। डीएनए अपनी एक कॉपी बनाएगा, कॉपी का नाम होगा mRNA। कॉपी का नाम क्या होगा, mRNA। नाम है मैसेंजर आरएनए। तो इसी वजह से तो मैसेंजर कह रहे हैं, क्योंकि ये डीएनए से मैसेज लेके जा रहा है। जैसी प्रोटीन होगी वैसा ही मैसेज लेके जाएगा ना, तो ये मैसेंजर आरएनए। तो ये मैसेंजर आरएनए यहाँ से न्यूक्लियर पोर में से बाहर निकलेगा, और ये हो गया mRNA, मैसेंजर आरएनए बाहर निकलेगा। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें से डीएनए में से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, दैट इज टर्म्ड द ट्रांसक्रिप्शन। मतलब कि हमारे पास जो जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस है, उसका पहला जो स्टेप होगा वो होगा ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें क्या बनेगा, डीएनए में से mRNA बनेगा, कॉपी बनेगी, ट्रांसक्रिप्ट बनेगी, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। फिर यहाँ पे मौजूद होते हैं हमारे राइबोसोम, साइटोप्लाज्म में। ये देखें, ये न्यूक्लियस हो गया ना, तो ये क्या है हमारा, ये साइटोप्लाज्म है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद होंगे, ठीक है। और राइबोसोम्स के अंदर जो पाया जाता है आरएनए, उसे कहा जाता है आरआरएनए। याद रखिएगा, राइबोसोम्स आरएनए से बनते हैं। इसी वजह से तो नाम है इनका राइबोसोम्स। राइबो का मतलब होता है आरएनए कंटेनिंग बॉडी, सोम का मतलब होता है बॉडीज। तो इनके अंदर जो आरएनए होता है वो कौन सा होता है भाई, राइबोसोम। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये जो 3 आरएनए के टाइप है वो कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये हो गया राइबोसोमल आरएनए। तो ये राइबोसोमल आरएनए हो गया कहाँ पे, राइबोसोम्स जो बनता है ना, राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री जिन्हें कहते हैं, वो राइबोसोमल आरएनए से बनता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, हमारा mRNA यहाँ पे आके अटैच होता है राइबोसोम्स के, बिल्कुल। ये राइबोसोम्स का लार्जर सब यूनिट है, एल लिख रहा हूँ मैं, लार्जर सब यूनिट, ये है स्मॉलर सब यूनिट। इन दोनों के बीच में हमारा अटैच होगा mRNA। और आपको पता है mRNA के ऊपर इन्फॉर्मेशन है, डीएनए ने इसको इन्फॉर्मेशन दी है न्यूक्लियोटाइड की बेसिस पे। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोड बना रहे हैं, और एक कोड का मतलब होता है एक अमाइनो एसिड, समझिएगा। 3 न्यूक्लियोटाइड, सपोज के AUG, ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिल गए ना, तो ये एक बनाएंगे जेनेटिक कोड। तो ये एक कोड बनाएंगे, समझिएगा। और ये जो एक कोड होता है, इस एक कोड का मतलब होता है एक प्रोटीन, एक अमाइनो एसिड।
और आपको पता है प्रोटीन कैसे बनती है, अमाइनो एसिड के मिलने से बनती है ना। तो एक कोड उसका मतलब होता है एक अमाइनो, एक कोड कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है? 3। इसे कहा जाता है ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इसे कहा जाता है ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसका मतलब होता है एक कोड, जिसका मतलब होता है एक अमाइनो एसिड। और ऐसे ऐसे बहुत सारे कोड्स यहाँ पे होते हैं और ये अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं। और अमाइनो एसिड को पकड़ के कौन लेके आता है ये समझिएगा। साइटोप्लाज्म में दूर दूर आपको अमाइनो एसिड मिलेंगे, ऐसे अमाइनो एसिड्स। जो हम खाना खाते हैं ना, वो खाना हमारा सेल के अंदर जाता है अमाइनो एसिड की फॉर्म में। लेकिन अमाइनो एसिड को मिलकर प्रोटीन बनानी है, जैसी डीएनए से इन्फॉर्मेशन आई है वैसी प्रोटीन बनानी है। तो फिर इनको पकड़ के कौन लेके आएगा? क्योंकि राइबोसोम्स तो बनाएंगे प्रोटीन, लेकिन यहाँ से पकड़ के कौन लेके आएगा? राइबोसोम्स के पास। तो फिर यहाँ पे मौजूद होते हैं एक अजीब किस्म के आरएनए, जिन्हें कहा जाता है टीआरएनए। और ये टीआरएनए के ऊपर इन्फॉर्मेशन होती है, इनके ऊपर भी ऐसे एंटीकोडोन पाए जाते हैं। ये क्या है कोडोन, एंटीकोडोन वगैरह समझाता हूँ। और इन एंटीकोडोन को देखते हुए इनके ऊपर ये अमाइनो एसिड को पकड़ के लेके आते हैं, और ये अमाइनो एसिड को पकड़ के लेके आते हैं। और जैसी इन्फॉर्मेशन वैसा टीआरएनए अमाइनो एसिड लेके आएगा, और अमाइनो एसिड मिलते मिलते क्या बनाएंगे? ये क्या बना रहे हैं? जब अमाइनो एसिड बहुत सारे मिलेंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। तो टीआरएनए ये कौन सा हो गया? ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए का मतलब क्या था? ट्रांसफर आरएनए। ये एमआरएनए का नाम होता है, ये होता है हमारे पास टीआरएनए, और ये होता है आरआरएनए। तो मैं आपको ये तीनों बता रहा हूँ कि ये तीनों आरएनए कहाँ पे आपको मिलेंगे। आपको जो डीएनए में से इन्फॉर्मेशन एमआरएनए में कन्वर्ट होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, वो एमआरएनए है। और ये जो दूर दूर से अमाइनो एसिड को पकड़ के लेके आएंगे साइटोप्लाज्म में से राइबोसोम्स की तरफ, जहाँ पे वो अटैच होने के बाद प्रोटीन बनाएंगे, उन्हें कहा जाता है टीआरएनए। इसी वजह से नाम है ट्रांसफर आरएनए। और राइबोसोम्स बनाने वाले आरएनए का नाम क्या है? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से समझाता हूँ। जेनेटिक कोड क्या है, और कोडोन और एंटीकोडोन का कॉन्सेप्ट, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। मैंने ट्रांसक्रिप्शन तो बता दिया। यहाँ पे जैसी इंफॉर्मेशन होगी एमआरएनए के ऊपर वैसा प्रोटीन बनेगा। तो इस प्रोसेस का नाम क्या रखेंगे आप? दिस प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज ट्रांसलेशन। तो कहने का मतलब प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रोसेस होते हैं जीन एक्सप्रेशन के? एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए में से एमआरएनए बन गया, कॉपी बन गई, ट्रांसक्रिप्शन। और यही कॉपी बाहर जाएगी, बाहर जाने के बाद वो राइबोसोम्स के बीच में अटैच हो जाएगी, और जैसी इन्फॉर्मेशन होगी वैसा प्रोटीन बनेगा। दिस इज टर्म्ड एज द ट्रांसलेशन। भाई ये तर्जमा हो रहा है ना, ये इन्फॉर्मेशन जो आई है डीएनए की तरफ से, न्यूक्लियस की तरफ से, और राइबोसोम्स उसका तर्जमा कर रहा है। किस में तर्जमा कर रहा है? ट्रांसलेट कर रहा है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में। जैसी इन्फॉर्मेशन वैसी ही सीक्वेंस होगी। सो दैट्स वाई दिस इज टर्म्ड द ट्रांसलेशन। तो जीन एक्सप्रेशन दो प्रोसेस पे मुश्तमिल है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अच्छे से और ज़्यादा मैं आपको समझाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंड फिर आगे वाला हम जब रीड करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखें दोबारा यही कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से समझाता हूँ, और इसका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा खूबसूरत तरीके से समझते हैं। तो सपोज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखें हमारे पास जो स्ट्रक्चर इसका नाम है डीएनए, सही है। और जो हमारा डीएनए होता है, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, जो हमारा डीएनए होता है, इस डीएनए को अगर आप देखेंगे तो ये डीएनए की इन्फॉर्मेशन है। देखें A T C C G T, ये डीएनए के ऊपर होती है। ये 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलके हमारा डीएनए बनता है। मैंने बताया था आपको डीएनए ये 4 न्यूक्लियोटाइड से कैसे मिलके बनता है, A T C C G T सपोज। और जैसा डीएनए होगा वैसा ही क्या बनेगा? हमारा आरएनए बनेगा। जैसा डीएनए होगा वैसा ही आरएनए बनेगा। इसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीमेंट्री होगी। मतलब कि अगर ए है तो सामने टी होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ए और टी आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और सी और जी। ऐसे ही हमारा जो आरएनए बनता है वो आरएनए कैसे बनता है? देखिए आरएनए बनेगा, अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या बनेगा? अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बनेगा टी, लेकिन आरएनए के ऊपर तो टी होता नहीं है, बताया ना मैंने। आरएनए के ऊपर टी मिलेगा आपको? आप कहेंगे सर थायमिन तो नहीं होता आरएनए के ऊपर, तो फिर क्या होता है? फिर आप कहेंगे भाई ए टी की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा यूरेसिल, ठीक है। और फिर अगेन टी है तो टी के सामने ए आ जाएगा, अगेन सी के सामने जी आ जाएगा, सी के सामने जी आ जाएगा, जी के सामने सी आ जाएगा, और टी के सामने ए आ जाएगा। गौर से देखेंगे तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन क्या है? कंप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है। जैसे डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन, अच्छा ये डीएनए की मैंने एक स्ट्रैंड बनाई है ना, तो दूसरी स्ट्रैंड के पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो वैसी ही होगी ना जैसी आरएनए के ऊपर है। लेकिन फर्क क्या होगा? आरएनए के ऊपर आपको यूरेसिल मिलेगा और डीएनए के ऊपर आपको थायमिन मिलेगा। यही ना कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। ये तो मैंने एक स्ट्रैंड बना दी डीएनए की। डीएनए की कितनी स्ट्रैंड होती है? 2 स्ट्रैंड होती है। तो इसके ऊपर एक और स्ट्रैंड होगी, दोबारा बता रहा हूँ मैंने। सपोज यहाँ पे
दोबारा बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक डीएनए ना, इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन है ATCC, तो सामने वाली जो स्ट्रैंड होगी उसके ऊपर होगी A के सामने होगा T के सामने होगा A, C के सामने G और G, ऐसे ही होगी ना। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रैंड बनाई है, उसी एक स्ट्रैंड में से RNA बनेगा। सेम इन्फॉर्मेशन जो इस स्ट्रैंड के ऊपर होगी सेम यही है, इसके कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहा जाता है इसे। T उसके सामने A, G के सामने C, C के सामने G, C के सामने G, लेकिन T के सामने T के सामने A होगा और A के सामने U होगा, क्योंकि RNA ऑलवेज कंटेनिंग यूरेसिल। ये जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास होती है इसे कहा जाता है जेनेटिक कोड। क्या कहा जाता है? जेनेटिक कोड। और जो आरएनए के पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है उसे कहा जाता है कोडोन। आरएनए के पास आ जाते हैं कोडोन। और जैसा आरएनए, अच्छा ये कौन सा आरएनए बन गया भाई? ये बन गया mRNA, और जैसा mRNA होगा वैसा ही आएगा tRNA, याद रखिएगा। और tRNA के ऊपर क्या मौजूद होंगे? tRNA के ऊपर सपोज मैं इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे अच्छे से आपको समझाता हूँ। सपोज ये हमारे पास हो गया, एक स्ट्रैंड, किसका स्ट्रैंड? UAGGCA, सपोज ए और मैंने लगा दिया सपोज, तो 3 कोड मिलेंगे, 3 कोडोन। 3 कोडोन का मतलब होता है एक अमाइनो एसिड, 3 कोडोन का मतलब होता है एक अमाइनो एसिड। और जैसा ये कोडोन होगा ना, ऐसा ही tRNA आएगा, और tRNA के ऊपर इन्फॉर्मेशन जो होगी वो एंटी कोडोन कहलाएगी। देखिए ये tRNA आ गया, ये tRNA, और जैसा कोडोन होगा वैसा ही tRNA होगा, और tRNA के ऊपर इसके उलट कंप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन होगी। अगर यहाँ पे U है तो सामने क्या आना चाहिए? आप कहेंगे सर सामने तो A आना चाहिए, ये tRNA, ठीक है। अगर यहाँ पे A है तो सामने क्या आना चाहिए? सर आप T नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी RNA का टाइप है, तो यहाँ पे U आएगा। और यहाँ पे G है तो यहाँ पे C आएगा, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। और यहाँ पे G है तो सामने C आएगा, C है तो G आएगा, A है तो यहाँ पे A के सामने U आएगा। गौर से देखेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है tRNA के ऊपर, ये tRNA है, इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन इसे कहा जाता है एंटी कोडोन। क्या कहा जाता है भाई? एंटी कोडोन। और जैसा कोड होगा वैसा tRNA के ऊपर एंटी कोडोन होगा, और वैसा ही tRNA के ऊपर अमाइनो एसिड होगा, याद रखिएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ना, जब आप क्रोमोसोम्स और डीएनए वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना सेकेंड ईयर में, तो और ज़्यादा अच्छे से बताया जाएगा। तो जैसा कोडोन उसका वैसे इसके ऊपर एंटी कोडोन, और वैसा उसके ऊपर अमाइनो एसिड। सपोज ये अमाइनो एसिड हिस्टिडीन है सपोज, और ये अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है, तो देखिए ग्लाइसिन के लिए ये कोड है। इन्हें कहा जाता है ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये जो 3 कोड है ना, इन्हें कहा जाता है ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और ये होते हैं जेनेटिक लैंग्वेज। इन्हें जेनेटिक कोड्स कहा जाता है, याद रखिएगा, जेनेटिक कोड्स कहा जाता है। कितने जेनेटिक कोड्स होते हैं भाई? याद रखिएगा कौन सा, कितने होते हैं? 64 जेनेटिक कोड्स होते हैं। सेकेंड ईयर में आपको ये, मैं जब हम पढ़ाऊंगा ना क्रोमोसोम्स और डीएनए वाला चैप्टर, तो आपका कौन सा डाउट क्लियर होगा। तो यहाँ पे समझना क्या है, डीएनए के ऊपर जो स्ट्रैंड होती है उसके ऊपर होता है जेनेटिक कोड। एक स्ट्रैंड की मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आरएनए के ऊपर, आरएनए का नाम क्या है? mRNA, और mRNA के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन उसे कोडोन कहा जाएगा। और कोडोन को देखते हुए जैसा, अच्छा कोडोन कितने होंगे? 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडोन बनाएंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडोन बनाएंगे। और जैसा कोडोन होगा वैसा ही tRNA आएगा, और tRNA के ऊपर उसके अपोजिट इन्फॉर्मेशन होगी, कंप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन होगी। और ये जो tRNA के ऊपर होता है वो कोडोन के बिल्कुल कंप्लीमेंट्री होता है, जिसे कहा जाता है एंटी कोडोन। तो tRNA के ऊपर एंटी कोडोन होते हैं, mRNA के ऊपर कोडोन होते हैं, और डीएनए के पास जेनेटिक कोड होते हैं। और जैसा कोडोन होगा वैसा ही tRNA आएगा, और वैसा ही वो अमाइनो एसिड लेके आएगा। तो कितने अमाइनो एसिड है? टोटल 20 अमाइनो एसिड, वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा? बुक में से रीड करके आपको बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो कहने का मतलब ये 3 हमारे पास यहाँ पे याद रखना है। अच्छा mRNA, tRNA, rRNA मैं बुक में से रीड करवाऊंगा आपको, उसकी परसेंटेज वगैरह जो भी है वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखें, सपोज दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, ये है कोई भी सेल, सपोज ये है कोई भी सेल, चलो प्लांट का सेल बनाते हैं। क्या प्लांट के सेल के अंदर प्रोटीन नहीं बनता भाई? बनता है, क्यों नहीं बनता? बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा भाई। ये प्रोटीन है, प्रोटीन बनेगा, आपको प्लांट के सेल के अंदर भी प्रोटीन मिलेगा। देखें ये प्लांट का सेल मैंने बनाया सपोज, सही है, समझिएगा कॉन्सेप्ट। प्लांट के सेल के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा साइड में होता है इनके, ये न्यूक्लियस हो गया, सही है। और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा डीएनए। बाहर निकलेगा डीएनए? नहीं निकलेगा, उसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। वो अपनी इन्फॉर्मेशन किसको देगा? वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे देगा mRNA को। जैसी उसकी इन्फॉर्मेशन वैसी ही उसकी स्ट्रैंड बनेगी। आ रही बात समझ में? तो ये जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे? आप कहेंगे सर ये तो आपने मुझे हमें बताया है, दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन। आप कहेंगे सर ये तो फर्स्ट प्रोसेस हो गया जीन एक्सप्रेशन का, ट्रांसक्रिप्शन।
क्लियर है। और फिर ये जो mRNA बनेगा वो mRNA निकलेगा बाहर, ऐसे बाहर निकलेगा तो फिर mRNA को मिलेंगे राइबोसोम्स। और आपको पता है राइबोसोम्स जो होते हैं वो एक लार्जर सब यूनिट से स्मॉलर सब यूनिट से बनते हैं। और राइबोसोम्स के अंदर जो आपको मिलेगा आरएनए का टाइप, उसे कहा जाता है आरआरएनए। क्या कहा जाता है भाई? आरआरएनए कहा जाता है राइबोसोम्स के अंदर आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा। तो जो हमारे पास एमआरएनए होता है वो जैसी जीन की साइज होगी, सपोज अगर 40 न्यूक्लियोटाइड्स की है जीन तो 40 न्यूक्लियोटाइड जितना होगा, 4000 न्यूक्लियोटाइड की जीन है तो 4000 न्यूक्लियोटाइड जितना होगा। तो वो डिपेंड करता है जीन की साइज़ के ऊपर, और इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन से कोडोन कहा जाता है, और ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और एक ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है एक अमाइनो एसिड्स। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर करवा रखे हैं। इसके अलावा सेल के अंदर कितना पाया जाता है ये याद रखिएगा। जो एमआरएनए होता है हमारे पास, जो mRNA है वो सेल के अंदर 3 to 4% पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी टेस्ट के हवाले से याद रखना। 3 to 4% आपको mRNA मिलेगा। और जो rRNA होता है वो कहाँ पे मिलेगा आपको? राइबोसोम्स बनाते हुए कितना होगा ये? 80% होगा rRNA किसी भी सेल के अंदर। और इसका मेन काम होता है ट्रांसलेशन करना। तो mRNA जो होगा वो बाहर निकलेगा और वो अटैच हो जाएगा दोनों लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट के बीच में। उनके ऊपर ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडोन बनाएंगे, और एक कोडोन के ऊपर एक एंटी कोडोन का हमेशा कह सकते हैं कि टीआरएनए आ जाएगा। तो इससे देखें ये एमआरएनए जो होगी वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी राइबोसोम्स के इन 2 यूनिट के बीच में। और जैसे ही अटैच होगी तो फिर सिग्नल जाएगा एक और मॉलिक्यूल के पास, और मॉलिक्यूल का नाम है टीआरएनए। और ये जो टीआरएनए उसके ऊपर पाया जाता है, टीआरएनए के ऊपर पाया जाता है एक अमाइनो एसिड। जैसे कोडोन होंगे वैसे ही इनके ऊपर अमाइनो एसिड। देखिए ये एंटी कोडोन है, ये एंटी कोडोन है, और ये कोडोन है, और ये यहाँ पे डीएनए में जेनेटिक कोड पाया जाता है। देखिए ये एंटी कोडोन है, जैसा एंटी कोडोन होगा वैसा ही एंटी कोडोन वाला टीआरएनए आएगा और वो आके अटैच हो जाएगा। टीआरएनए का मतलब ट्रांसफर आरएनए, और वो अटैच हो जाएगा और यहाँ पे बनाएगा एक प्रोटीन की पूरी लेयर। तो टीआरएनए कितना % पाया जाता है सेल के अंदर? 10 to 45% पाया जाता है, याद रखिएगा। और ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है टीआरएनए। 3 टाइप है ना आरएनए के, उनमें ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और इसके अलावा कितना स्मॉलेस्ट होता है? 70 से 90 न्यूक्लियोटाइड से बना है, 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स इससे बनता है ये हमारा टीआरएनए। इसके अंदर कभी कभार डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, और ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसको आपने याद रखना। ये एंटी कोडोन एंड है। ये कौन सा एंड है? एंटी कोडोन एंड। अच्छा, बुक में से रीड करवाऊंगा ना तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दोबारा समझाऊंगा मैं बुक में से। कितने टाइप के टीआरएनए पाए जाते हैं हमारे सेल के अंदर या जानदार के अंदर? 45 टाइप्स के टीआरएनए। ये थोड़ा सा रट्टा लगाना टीआरएनए के बारे में। 45 से ज़्यादा आपको मिलेंगे ह्यूमन की बॉडी के अंदर। वैसे तो 60 हैं, वैसे 60 टीआरएनए के टाइप है, लेकिन ह्यूमन की बॉडी में कितने मिलेंगे? 45 मिलेंगे। इनका स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊँगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये अमाइनो एसिड है, और जैसे टीआरएनए आएगा अपना अमाइनो एसिड यहाँ पे देखे, फिर दोबारा दूसरे अमाइनो एसिड को पकड़ने जाएगा। इसे जितने भी अमाइनो एसिड है वो उनको ये पकड़ के लेके आएगा, और लेके आने के बाद यहाँ पे वो इन अमाइनो एसिड को मिलाता जाएगा, और मिलाने के बाद क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। तो ये प्रोटीन जो बन रही है इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। प्रोसेस जो प्रोटीन बन रहा है यहाँ पे उसे ट्रांसलेशन कहेंगे। तो एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होता है ट्रांसलेशन। बुक में से रीड करके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ तक आई गेस आपको समझ में आया होगा। ये जो चैप्टर है वो क्रोमोसोम्स और डीएनए के ऊपर है। वहाँ पे तो पूरा का पूरा ये उनका चैप्टर है डीएनए और क्रोमोसोम्स का, जो वहाँ पे सेकेंड ईयर में आपको बताया जाएगा ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। मैं पढ़ाऊँगा आपको ये अच्छे से, हम रीड करेंगे और आगे वाले कॉन्सेप्ट समझते हैं। जीन को देख लेते हैं कि भाई जीन क्या होता है, और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मैंने बताया लेक्चर में। जस्ट रीड करते हैं इनको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। We know now that DNA is a hereditary material. It carries genetic information from parents to offspring in the form of genes. मदर और फादर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ऑफस्प्रिंग के अंदर वो जीन की फॉर्म में आ रही है, डीएनए की फॉर्म में आ रही है। A gene is a part of DNA. मैंने आपको कहा था डीएनए का सेगमेंट है which has information to synthesis protein, जिसके पास एबिलिटी होती है, इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने वाली, which will work as enzyme. और वो जो प्रोटीन बनेगा वो मोस्टली एंजाइम के तौर पे काम करेगा और मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाएगा। इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। ये जीन की दूसरी डेफिनेशन है। मैंने कहा था ना लेक्चर इंपॉर्टेंट है, रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है। मैंने लेक्चर में नहीं बताया तो यहाँ पे बताया गया इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। द जीन गिव्स इंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपिंग कैरेक्टर लाइक आई एंड हेयर कलर बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स।
Gene information flow in the cell from DNA to mRNA, then to cytoplasm into two steps for protein synthesis या gene expression मैंने बताया है. Transcription, translation. Transcription क्या है? In this step, the information of gene is copied in the form of RNA, that is mRNA, which carries information from nucleus to ribosomes in the form of genetic code. DNA के ऊपर genetic code होते हैं, ठीक है. Translation क्या है? In this step, the mRNA attached to ribosomes. Two other types of RNA, that is tRNA transfer and rRNA ribosomal RNA, translate the information of mRNA into a specific sequence of amino acid which help to synthesize the protein. सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं. ये है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें से डीएनए में से बनता है आरएनए, और ये जो आरएनए बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है. और ये है ट्रांसलेशन, जो कि प्रोटीन फॉर्म करने में हेल्प करती है. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? आगे रीड करते हैं इनको. देखिए राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, आरएनए क्या है. तो डीएनए को हमने समझ लिया, इसको समझते हैं कि आरएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. We have already discussed it that it is a polymer of ribonucleotide. मैंने दो टाइप के न्यूक्लियोटाइड बताए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डीएनए बनाता है और राइबोन्यूक्लियोटाइड क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा. दैट इज न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग राइबोज शुगर एंड वन ऑफ द नाइट्रोजनियस बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. आरएनए में आपको यूरेसिल मिलेगा, डीएनए में आपको थायमिन मिलेगा. इट मीन्स इंस्टेड ऑफ थायमिन इट कंटेन्स द न्यूक्लियोटाइड यूरेसिल. डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल व्हाइल आरएनए हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. वो इंफॉर्मेशन लेके आता है ना एमआरएनए से, एमआरएनए की फॉर्म में. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए. पहला आरएनए कौन सा है? मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए. ये रीडिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रट्टा लगाइएगा. इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड. इट्स लेंथ डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ जीन. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड, कोडोन. डीएनए के पास जेनेटिक कोड होते हैं, इनके पास कोडोन होते हैं. दीज कोडोन्स आर बेसिकली ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. तीन न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडोन बनाएंगे, और एक कोडोन का मतलब एक अमाइनो एसिड which encode one amino acid. It is about 3 to 4% of the total RNA in the cell. कितना? 3 to 4%. आपने ये याद रखना है. mRNA सिंगल स्ट्रैंड होता है. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो ट्रांसफर आरएनए एक और है. देखें ट्रांसफर आरएनए द स्मॉलेस्ट साइज आरएनए. ये स्मॉलेस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स. बेसिकली इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बट इट शोज डुप्लेक्स. ये होता है सिंगल स्ट्रैंड है, जितने भी आरएनए सिंगल स्ट्रैंड, लेकिन ये डुप्लेक्स. देखिए आपको ये लगेगा ये डुप्लेक्स है, ये डुप्लेक्स है. ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर मिल जाते हैं ना तो ऐसा बन जाता है, लेकिन ये डुप्लेक्स नहीं होता. याद रखिएगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. It is single-stranded RNA, but it shows duplex at some region where complementary bases are present. It is anticodon region. याद रखिएगा, इनके पास एंटीकोडोन. ये जो रीजन है देखिए एंटीकोडोन लूप कहा जाता है. ये जो डी लूप होता है और टी लूप होता है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम जब क्रोमोसोम्स और डीएनए वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये पता चल जाएगा कि डी और टी लूप का काम क्या है. ये एंटीकोडोन को यहाँ पे याद रखें जस्ट ओनली. So it has anticodons of genetic codes as complementary form. It transfers related amino acid from cytosol, मतलब cytoplasm, to ribosomes. There are 60 numbers. कितने होते हैं ये? 60 नंबर. while human के अंदर कितने होते हैं? 45 numbers types of tRNA. It is about 10 to 20% of total RNA. ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. सही हो गया. इसके अलावा आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए क्या है? राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम्स. राइबोसोम्स और प्रोटीन मिलके वो बनाते हैं. प्रोटीन और राइबोसोम्स दोनों, और सॉरी प्रोटीन और आरएनए मिलके राइबोसोम्स बनेंगे. इट इज लार्ज साइज अमंग ऑल 3 आरएनए. ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा यही होता है सब जितने भी आरएनए उनमें. 80% ऑफ टोटल आरएनए इन द सेल इज आरआरएनए. इट इज इन्वॉल्वड इन पेप्टाइड लिंकेज ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में आपको हेल्प करेगा. देखिए ये है हमारा, दैट इज द राइबोसोमल आरएनए. ये है हमारा टीआरएनए, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. कितना परसेंट? 80%. सबसे बड़ा भी यही है. ये एमडी केट या किसी भी टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है.